अर्पिता कमरे में आकर बैठ जाती है और कुछ देर रेस्ट करने लगती है। जरा सा फ्री होते ही वो यादों की गलियों में पहुंच जाती है जहां वो और उसके माँ पापा होते हैं। अप्पू, माँ पापा अगर यहाँ होते और उन्हें ये पता चलता कि हम अब और ज्यादा जिम्मेदार हो गए हैं तो खुशी से फूले नहीं समाते। बहुत खुशी होती उन्हें, लेकिन आज ना जाने वो कहाँ है। काश हमारे पास कोई जादू की छड़ी होती तो हम छड़ी घुमाते और फटाक से अपने माँ पापा का पता लगा लेते, लेकिन अब हमें इंतजार ही करना होगा। सच में कभी कभी लगता है पास में पैसा होना कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये जॉब हम पहले से करते तो आज हमें अपने माँ पापा को ढूंढने के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जिन्हें कमरे में मौजूद श्रुति देख लेती है। श्रुति, व्हाट हैपन? तुम रो काहे रही हो? अप्पू, हम तो नहीं रो रहे, ये तो बस ऐसे ही। कहते हुए अप्पू अपने आंसू पोंछ लेती है और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए श्रुति को देखती है। श्रुति, तुझे देख ना जाने काहे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम हमसे झूठ बोल रही हो। ऐसा ही है ना अप्पू? बोल, मैं सही कह रही हूं ना? अप्पू, सही क्या यार, तुम भी ना कुछ भी सोचती जाती हो। हम बाहर जाकर बैठते हैं, काहे कि हमें अब एकेडमी जाना है। तुम्हारे प्रशांत भाई हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब वो खुद से तो बोलेंगे नहीं कि अभी चलना है। अर्पिता ने बात टालते हुए कहा। तो उसकी बात सुन श्रुति ने कहा, क्या बात है, बड़ी जल्दी मेरे भाई को समझ रही हो। अप्पू, उन्हें समझना कौन सा मुश्किल है, इतना सिंपल और स्पष्ट व्यवहार है, आसानी से समझा जा सकता है। हैं? सिंपल और स्पष्ट? ये कब से भाई का व्यवहार हो गया? मेरे क्या घर में कोई भी उन्हें समझ नहीं पाता और तुम्हारे लिए भाई सिंपल और स्पष्ट व्यवहार के हो गए? कैसे मेरी जान? श्रुति ने अर्पिता से पूछा तो अर्पिता कहती है, हमें तो ऐसा लगता है, बाकी औरों को क्या लगता है ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ही है। और अब तुम ज्यादा दिमाग के घोड़े ना दौड़ाओ। तुमने ये तो नहीं पूछा कि अप्पू तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, और ये उल्टे सीधे सवालों में बड़ा इंटरेस्ट लिए जा रहा है। ओहो अप्पू, अब जॉब का क्या मैं पूछूं? तुम हो ही इतनी काबिल कि तुम्हें नौकरी ना देकर किसी को अपना नुकसान थोड़ी कराना है, या कहो अपने पैर पर थोड़ी ही कुल्हाड़ी मारनी है। भाई टैलेंटेड लोगों की हर जगह कद्र होती है, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं। वैसे तुम बताओ, मैंने सही कहा ना? तुम्हें जॉब मिल गई ना? अप्पू, हाँ श्रुति, जॉब तो मिल गई है और आज हमारा पहला दिन भी था, तभी तो इतनी देर से आए। श्रुति, गुड, तो अब फटाफट मुझे भी बता दो ताकि मैं जाकर वहां अपने लिए कोई जॉब देख लूं जिससे हम दोनों साथ ही साथ जाया करेंगे, साथ जाना और साथ आना। ओके श्रुति, फिर तो तुम ये डॉक्यूमेंट्स देख लो जो हमें वहां की एक वर्कर नीलम ने दिए हैं। कहते हुए अर्पिता ने अपने बैग में से एक पेपर निकालकर श्रुति को पकड़ा दिया और खुद बाहर जाकर हॉल में बैठ जाती है। बड़ी मुश्किल से श्रुति के सामने बातें बदलकर आई होती है। बाहर आते आते उसकी आंखें फिर भर आती हैं। हॉल में प्रशांत जी पहले से ही रेडी बैठे होते हैं और इस समय चाय का प्याला ही पकड़े होते हैं। प्रशांत को देख श्रुति तुरंत अपने आंसुओं को छुपा लेती है और सोफे पर बैठ जाती है। प्रशांत के हाथ में चाय का प्याला देख अर्पिता उनकी ओर ऐसे देखती है जैसे वो उन्हें कल तय की हुई बात याद दिला रही हो। प्रशांत, यूं टकटकी लगाकर देखने से अच्छा है साथ में एक कप चाय का आनंद लिया जाए, क्या ख्याल है? उसकी बात सुन अर्पिता कहती है, नेक ख्याल है, वही तो हम कह रहे थे कि हमारी चाय। मैं अभी लेकर आता हूँ, 1 मिनट। कहते हुए वो अपनी चाय का कप वहीं टेबल पर रख देते हैं और वहां से अंदर चले जाते हैं। अर्पिता उठकर प्रशांत जी की जगह बैठ जाती है और उनके तरीके से चाय का प्याला पकड़ पीने का अभिनय करने लगती है। वहीं प्रशांत जी रसोई से बाहर आते हैं तो कदमों की हल्की सी आहट सुन वो हड़बड़ाकर इस डर से चाय की चुस्की लेने लगती है कि कहीं उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। प्रशांत उसकी ओर देखते हैं तो मन ही मन कहते हैं, क्या बात है अप्पू, मेरी वाली चाय की चुस्की, टिट फॉर टैट। हाँ प्रशांत, अप्पू तुम्हारी चाय, जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहते हैं। हाँ लेकिन हमने तो ये उठा ली, हमें लगा कि ये हमारे लिए रख कर गए हैं, नहीं तो हमारा कहने का मतलब है कि। कहकर वो चुप हो जाती है और मन ही मन खुद को कोसने लगती है। ये भी क्या अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं हमारे साथ। हम ये बात करते हुए अटकने कब से लगे? कहाँ तो लोग अपने मन की बात धड़ल्ले से बोल जाते हैं और एक हम जो पिछले कुछ घंटों से इनके सामने अटकने लगे हैं। लोग तो इश्क में सुधर जाते हैं और हम बिगड़ने लगे हैं। नहीं, अब हमें खुद को संयत करना होगा। हद होती है बेवकूफी की। ये एहसास है कोई डायनासोर थोड़ी है जो इनके देखते ही हमारी बैंड बजने लगती है। अर्पिता अपने मन के झंझावात में उलझी होती है तो प्रशांत जी उसकी ओर देख उससे कहते हैं, अप्पू चाय ठंडी हो रही है, पी लो उसे, काहे कि मुझे ठंडी चाय पसंद नहीं है। प्रशांत जी के बोल सुनकर अर्पिता अपनी सोच से बाहर आती है और सॉरी कहते हुए चाय की चुस्की लेने लगती है। तभी श्रुति भी वहां आ जाती है और अर्पिता के साथ बैठ जाती है। भाई मैं कुछ सोच रही थी, आपसे कहूं क्या? श्रुति ने जानबूझकर ऐसा प्रशांत से कहा। प्रशांत, कहो ना, किसने रोका है तुम्हें? मन ही मन सोचती हूँ कि रोका तो किसी ने नहीं है भाई, लेकिन क्या है ना, अब बात अर्पिता के साथ जॉब करने की है तो आपसे पूछना भी तो बनता है ना। आखिर कंपनी भी आप ही हैंडल करते हैं, बॉस हैं आखिर आप। और कहती है, हाँ भाई रोका तो किसी ने नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, कभी कभी आप पोजेसिव हो जाते हो, बस इसलिए। हाँ श्रुति, अब तुम्हें लेकर पोजेसिव होना तो मेरा अधिकार है, आखिर छोटी बहन हो तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है। वैसे अब यूं बातों को घुमाना बंद करो और साफ साफ बताओ कि क्या चाहती हो, आज कौन सी बात मनवानी है? प्रशांत ने सीधा सा कहा। अर्पिता प्रशांत और श्रुति की ये अनोखी नोक झोंक सुनकर मुस्कुरा देती है और अपना और प्रशांत दोनों का कप उठाकर रसोई में चली जाती है। श्रुति, भाई बात यह है कि मुझे भी अर्पिता के साथ जॉब करनी है, तो आप प्लीज कोई जुगाड़ करिए ना और मुझे भी ऑफिस में कोई काम दिला दीजिए।
श्रुति की बात सुन प्रशांत कुछ सोचते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, अच्छा तो तुम भी काम करना चाहती हो? ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं जिन्हें तुम्हें माननी पड़ेंगी। अगर वो पूरी हुई तो तुम ऑफिस में आ सकती हो। प्रशांत ने शांत लहजे में श्रुति से कहा। तो उसकी बात सुन श्रुति कहती है, मुझे पता था कि आप शर्तें जरूर लाद देंगे मुझ पर। अगर प्रेम भाई होते ना तो यूं बिन किसी शर्त के ही हाँ कह देते। कहते अगर हमें जॉब करनी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आराम से करो, और आपने तो शर्तें ही रख दी। न जाने क्यों बड़ी मामी कहती हैं कि आप और प्रेम भाई स्वभाव में एक जैसे हैं। मुझे तो दोनों में अंतर ही अंतर दिखाई पड़ता है। कहते हुए श्रुति शुरू हो जाती है और उसकी बात सुन प्रशांत जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, लो हो गई तेरी नौटंकी शुरू। अब मेरी बात सुनो, अगर जॉब करनी है तो शर्तें माननी पड़ेंगी। भाई बहन का प्यार तो अभी साइड में रखो और प्रोफेशनल बात करते हैं। ये बात तो तुम समझती हो कि काम के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों अलग रखता हूँ। हाँ भाई जानती हूँ, लेकिन मुझे जॉब करनी है, नहीं तो मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी। अब आप बताइए आपकी क्या शर्तें हैं? प्रशांत, मेरी 2 बहुत साधारण सी शर्तें हैं। पहली ये कि ऑफिस में तुम मेरी बहन ना होकर एक एम्प्लॉय रहोगी। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार होगा जैसे और कर्मचारियों के साथ होता है। और दूसरी शर्त ये कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में ऑफिस में किसी से भी चर्चा नहीं करोगी, क्योंकि फिर कर्मचारियों के मन में कहीं ना कहीं ये भावना आ ही जाती है कि फलां एम्प्लॉय से बॉस कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये इनके रिश्तेदार है और ये आगे अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि रिश्तेदारी की वजह से बढ़ रहे हैं। तो अगर इन 2 शर्तों को मान लो तो तुम ऑफिस में अर्पिता की असिस्टेंट बनकर आ सकती हो। अपनी पूरी बात कह प्रशांत जी चुप हो जाते हैं। ओके भाई, ये तो मैं ध्यान रखूंगी, श्रुति ने प्रशांत से कहा और उसकी बात सुन प्रशांत भी उसे ऑफिस ज्वाइन करने का कह देते हैं और उठकर कमरे में चले जाते हैं। उधर अर्पिता इस बात से बेखबर कि वो प्रशांत जी के साथ ही काम करेगी, उसे बताने के लिए एक नोट लिखती है और जाकर बाहर शूज रखने की जगह पर रख देती है और अपना बैग ले वहीं श्रुति के पास आकर बैठ जाती है। प्रशांत हाथ में चाबी ले बाहर आते हैं और एक नजर अर्पिता की ओर देख आगे बढ़ रैक से अपने स्लीपर्स निकालते हैं और उनकी नजर अर्पिता के रखे नोट पर पड़ती है। ओह, यहाँ भी? ऐसा कहकर वो नोट उठाकर पढ़ते हैं। हमें जॉब मिल चुकी है, 10 से 4 हमारी ऑफिस टाइमिंग्स हैं। ये पढ़ प्रशांत जी मन ही मन कहते हैं, जानता हूं अपू, लेकिन अब मुश्किल ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पता चले कि वो ऑफिस मेरा है तो कहीं तुम जॉब छोड़कर ही ना चली जाओ। अब इसके लिए भी कोई ना कोई उपाय सोचकर रखना पड़ेगा। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बैकअप प्लान तो रखना पड़ेगा, कहे कि अभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। और नोट अपनी जेब में रख वहां से वो बाहर चले जाते हैं और बाइक के पास पहुंच बाइक का हॉर्न बजाकर खड़े हो जाते हैं। अर्पिता जो अंदर होती है हॉर्न सुनकर निकलकर वहां से तुरंत ही चली आती है। बाहर आकर वो बाइक पर बैठ जाती है और दोनों एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। प्रशांत, अप्पू उदास क्यों हो? अर्पिता हैरान हो कहती है, हम उदास नहीं तो, आपको ऐसा काहे लगा? अप्पू, मुझे ऐसा लग रहा है और शायद इसकी वजह अंकल आंटी हैं, है ना? हाँ, वो आज हमें जॉब मिल गई है, यानी हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो इसकी सबसे ज्यादा खुशी हमारे माँ पापा को ही होती। लेकिन अभी हमारा दुर्भाग्य कि हमें ये तक नहीं पता कि हमारे माँ पापा कहाँ हैं। अंकल आंटी ठीक होंगे अप्पू, तुम बस भरोसा रखो और खुद को संभालते हुए इसी तरह आगे बढ़ो। बहुत जल्द ही अंकल आंटी तुम्हारे सामने होंगे। ये कहकर प्रशांत सोचते हैं, अप्पू मुझे पता चल चुका है तुम्हारे माँ पापा के बारे में, लेकिन अभी उनके बारे में बताकर मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता कि वो सही सलामत हैं, तब तक मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकता, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार उन दोनों के शरीर काफी हद तक बर्न हो चुके हैं, जिससे उन्हें पहचानना काफी मुश्किल है। जब तक वो बिल्कुल ठीक और बातचीत करने लायक नहीं हो जाते, तब तक ये बात मुझे खुद तक ही सीमित रखनी होगी। फिर वही जानी पहचानी से खामोशी दोनों के बीच में आ जाती है और दोनों बस मिरर में देखते हुए मन ही मन बातें करते हुए एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहां आज फिर वो साथ में क्लास अटेंड करते हैं और वहां से साथ ही निकलते हैं। लेकिन उनका स्वागत आसमान में घिरे हुए बादल करते हैं, जो कभी भी बरसने को तैयार हैं। ये देख अर्पिता कहती है, प्रशांत जी आज तो बिन मौसम की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रशांत, हाँ अप्पू, और एक विशेष बात बताऊं, बारिश चाहे किसी भी देश की हो, बिन मौसम की बेहद खास ही होती है। चलो हम लोग जल्दी जल्दी निकलते हैं। कि तभी उनके जहन में अर्पिता की कही हुई चंद लाइन गूंजती हैं, कहीं तो होगा। ख्याल आते ही वो मन ही मन कहते हैं, ठाकुर जी बारिश हो जाए, क्योंकि अप्पू को बारिश में भीगना बहुत पसंद है। प्लीज प्लीज आज बारिश करवा दीजिए। मन ही मन प्रार्थना कर वो बाइक स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे दौड़ा देते हैं। कुछ आगे ही पहुंचते हैं कि बारिश की बूंदें पड़ने लगती हैं। ये देख प्रशांत जी मन ही मन बेहद खुश होते हैं और ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं। हाय, आज बेमौसम की ये बारिश, उस पर तुम्हारा मेरे साथ होना और ये बाइक राइड, सब मिलकर मुझे मेरी पहली लॉन्ग ड्राइव का एहसास करवा रहे हैं। प्रशांत मन ही मन खुश होते हुए कहते हैं। वहीं अर्पिता बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगती है। थोड़ा आगे ड्राइव करने के बाद प्रशांत जी बाइक को परिवर्तन चौक पर रोक लेते हैं और अर्पिता से कहते हैं, तुम्हारी पसंदीदा बारिश, तो जस्ट एंजॉय, मैं अभी आया, ओके। ऐसा कहकर प्रशांत जी वहां से चले जाते हैं। वहीं अर्पिता एक बेंच पर बैठ जाती है जिसके ऊपर छत टाइप होती है। वो हाथों को फैलाकर बारिश से खेलती है कि तभी वहां प्रशांत जी वापस आ जाते हैं।
उनके हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ होते हैं, जिसे देख अर्पिता हंसते हुए कहती है, बारिश की बूंदों में चाय, क्या बीमार पड़ने का इरादा है? नुकसानदायक होगी ऐसे तो। अप्पू पीकर देखो तो यार, एक तो इतनी मुश्किल से लेकर आया हूं तुम्हारे लिए और तुम ही ऐसे बोल रही हो। कभी तो इस मासूम से बंदे की बात मान लिया करो। प्रशांत ने अर्पिता से कहा तो उसकी बातें और हाव भाव देख उसे हंसी आ जाती है। वो कहती है, मासूम और आप? खैर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा तो ये है कि हमने आपकी कौन सी बात नहीं मानी, बताओ जरा। वो तो बस मैंने ऐसे ही, असल में मुझे बारिश में चाय पीना पसंद है और अकेले वहां बैठकर पीना मुझे सही नहीं लगा तो आप यहाँ हमारे लिए ले आए? आप इतने प्यार से लाए हैं तो मना करना नहीं बनता। लाइए। कहते हुए वो चाय का प्याला फुर्ती से लेती है और चाय पीने लगती है। चाय पीते हुए उसकी नजर सामने ग्राउंड पर पड़ती है तो वो अपनी स्लीपर्स वहीं उतार कर चाय वहीं बेंच पर रख भीगने लगती है। ग्राउंड में कुछ कपल और लोग भी होते हैं, वो अर्पिता को ऐसे भीगते देख मुस्कुरा देते हैं। वहीं कुछ उपद्रवी तत्व भी होते हैं जो किसी युवा लड़की को भीगता हुआ देख हंस हंस कर आपस में बात करने लगते हैं। प्रशांत जी की नजर उन पर पड़ती है तो वो अपनी चाय वहीं रख अर्पिता के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उनकी ये हरकत उन तत्वों को मैसेज देने के लिए काफी है कि ये लड़की यहाँ अकेली नहीं है। प्रशांत को देख वो सभी एकदम से चुप हो जाते हैं और वहां से खिसक जाते हैं। प्रशांत घड़ी देखते हैं जिसमें लगभग 8-10 हो चुके हैं, यानी यहाँ आए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमें निकलना चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, आखिर सर्दियों वाली बारिश है। प्रशांत, अप्पू अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, घर पहुंचने में देरी हो जाएगी, ज्यादा भीगे तो आच्छी छींक आते ही सर्दी लग जाएगी। कहते हुए प्रशांत जी एक बार फिर से छींकते हैं। ठीक है चलिए। कहते हुए अर्पिता और प्रशांत दोनों वहां से निकलते हैं। रास्ते में अर्पिता को महसूस होता है कि प्रशांत जी छींकते हुए बाइक राइड कर रहे हैं, यानी उन्हें सर्दी लग गई है। वो लोग कुछ ही देर में घर पहुंच जाते हैं, जहां जाकर दोनों चेंज कर सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। प्रशांत अर्पिता को देखते हैं जिसे झुरझुरी महसूस हो रही है और ये देख वो सोचते हैं शायद भीगने की वजह से सर्दी लग गई है। और इन्होंने इतने सारे कपड़े खरीदे लेकिन गर्म कपड़े खरीद कर नहीं लाई है। वो घड़ी देखते हैं जिसमें रात के 9 बज चुके हैं, यानी अभी भी बाजार जाया जा सकता है। ये सोच वो परम से कहते हैं, मुझे अभी जरूरी काम से जाना है, आज का काम तुम संभाल लो छोटे। ठीक है जी, तो कितनी देर में आ जाओगे आप वापस? प्रशांत, ज्यादा नहीं, यही कोई 1 घंटा। परम ने कहा ठीक है, और उसके ऐसे जवाब देते ही प्रशांत जी तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। उन्हें छींके आती जा रही हैं और ये देख अर्पिता उठती है और तेजी से प्रशांत जी की तरफ जाती है और जानबूझकर उनसे टकराकर आगे बढ़ जाती है। अचानक टकराने के कारण प्रशांत के हाथ में पकड़ी बाइक की रिंग छूट कर गिर जाती है, जिसे अर्पिता उठा तुरंत वापस लौटाती है। परम, जो उन दोनों को ही देख रहा है, उसे अर्पिता की हरकत समझ में आ जाती है और वो मन ही मन कहता है, किरण बोल तो सही रही थी, अब भाई के मन का पता करना है। प्रशांत अर्पिता को चाबी उठाते हुए देख लेते हैं, लेकिन उससे कुछ कहते नहीं और परम के पास जाकर कहते हैं, बाहर अभी भी बूंदाबांदी हो रही है तो तुम अपनी गाड़ी की चाबी दे दो, मैं बस यहीं पास तक ही जा रहा हूँ। परम, गाड़ी की चाबी तो अंदर कमरे में है, वैसे ऐसा क्या जरूरी काम आ गया भाई जो अभी हो सकता है और सुबह नहीं? प्रशांत, वैसे तो है एक जरूरी काम, लेकिन अब अगर तुम कह रहे हो तो सुबह ही कर लूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। ये जान अर्पिता गहरी सांस लेती है, शुक्र है ये अभी इस समय नहीं जा रहे, स्वास्थ्य भी जरूरी है। कहते हुए वो 1 कप पाइपिंग हॉट मसाला टी तैयार करती है जो उसकी मासी बनाती थी। वो उसे 1 कप में निकालकर प्रशांत जी को देने के लिए उनके कमरे में जाती है, जहां प्रशांत जी मुंह पर रुमाल रखे छींके जा रहे हैं। अर्पिता चाय का प्याला उनकी टेबल पर रख देती है और आपके लिए चाय, पी लीजिएगा, कहते हुए वो वहां से बाहर निकल जाती है। प्रशांत जी उठकर चाय लेते हैं तो उन्हें फिर से एक नोट मिलता है और वो मुस्कुराते हुए उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया बारिश के लिए और सॉरी चाबी लाने के लिए। इसे पढ़ प्रशांत जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब सॉरी इतनी जल्दी तो नहीं मिलेगी, कुछ तो परेशान करना बनता है। और एक दूसरा पेपर लेकर उस पर कुछ लिखकर वो एक इमोजी बनाकर उस पेपर को फोल्ड कर चाय फिनिश कर वापस उसी कप के नीचे रख देते हैं। लगभग 5 मिनट बाद अर्पिता वहां आती है और खाली प्याला की ट्रे ले वहां से चली जाती है। अर्पिता ट्रे ले जाकर रख देती है और कप निकालकर सिंक में रखती है तो उसे उसके नीचे रखा नोट दिख जाता है। वो उठाकर उसे पढ़ती है जिस पर लिखा होता है, नॉट फेयर अप्पू। ओहो, मतलब नाराजगी है, लेकिन हमने ऐसा क्या किया जो नाराजगी है? हमने तो इनके भले के लिए ही तो रोका था। बात करते हैं जाकर। सोचते हुए वो रसोई से प्रशांत के पास आती है, जो उसे देख गर्दन नीची कर अपना फोन निकाल चलाने लगते हैं। अर्पिता, अब हम क्या करें, कुछ बात करने से तो रहे। परम जी और श्रुति दोनों यहीं आ गए हैं, अब तो हमारी एकमात्र आस नोट वाली बातचीत ही बची है। काश हमारे पास हमारा फोन होता तो हम उससे 2 मिनट में पता कर लेते, लेकिन खैर अब हम एक काम कर सकते हैं। कहते हुए अर्पिता श्रुति के पास जाकर बैठ जाती है। अर्पिता, श्रुति, वो हमें ऑनलाइन कुछ सर्च करना है, तो क्या तुम अपना फोन दोगी 2 मिनट के लिए? श्रुति, ये लो। श्रुति मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना फोन थमा देती है। अर्पिता उसका फोन ले प्रशांत का नंबर सर्च कर उसके लिए एक मैसेज लिखकर सेंड कर देती है और श्रुति के फोन से उसे मिटा थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्फिंग करने लगती है। प्रशांत जी,
जो जानबूझकर फोन चला रहे हैं। हमारी अर्पिता को थोड़ा सा परेशान करने के लिए उनके पास मैसेज पहुंच जाता है। हमें आपसे बात करनी है, हम छत पर इंतजार कर रहे हैं। अर्पिता। प्रशांत जी ये मैसेज पढ़ अर्पिता की ओर देखते हैं जो श्रुति का फोन चला रही है। श्रुति ये लो फोन, हमारा काम हो गया। श्रुति की ओर फोन बढ़ाकर अप्पू ने कहा और वहां से उठकर वो छत पर चली जाती है जहां इस समय कोई नहीं होता है। जब अक्टूबर में शाम के समय हल्की हल्की सर्दी लगनी शुरू हो जाती है तो रात के समय भला कौन आता होगा वहां। अर्पिता छत पर डाली गई बेंच पर बैठ जाती है। परम का फोन आ जाता है सो वो अंदर चले जाते हैं। तो प्रशांत एक बार फिर देखते हैं तो अर्पिता को वहां नहीं पाते हैं। तो मतलब अप्पू छत पर चली गई है, देखता हूँ क्या बात करनी है इन्हें। सोचते हुए वो वहां से उठकर छत पर चले जाते हैं और जाकर अर्पिता के पीछे खड़े हो जाते हैं। अर्पिता। आ गए आप प्रशांत जी? प्रशांत। हाँ, संक्षिप्त में कहा उन्होंने। अर्पिता। वो हमें ऐसे बुलाना पड़ा उसके लिए सॉरी। कोई नहीं, बताओ क्या कहना था। अर्पिता। कहना नहीं जी, पूछना था। क्या पूछना था? आपने ये क्यों कहा कि नॉट फेयर, हमने ऐसा क्या किया? ये सुन प्रशांत मन ही मन खुश होते हैं लेकिन ऊपरी तौर पर दिखावा कर कहते हैं तो अब ऐसा कारनामा करोगी तो क्या कहता। अर्पिता। वही तो पूछा हमने, ऐसा किया क्या? प्रशांत। अच्छा तो ये बताओ मुझे बाहर जाने से क्यों रोका? मैं कितने जरूरी काम से जा रहा था और तुमने रोक लिया, क्यों? प्रशांत की बात सुन अर्पिता हंसते हुए कहती है बस इतनी सी बात। अरे वो तो हमने इसलिए रोका कि आपको जुकाम। स्टॉप अप्पू, क्या कह रही हो इनसे? ये सोच वो खुद से ही चुप हो जाती है। अर्पिता की बात सुन प्रशांत तो मन ही मन खुशी से भर जाते हैं लेकिन फिर थोड़ा और तंग करने के उद्देश्य से कहते हैं क्या हुआ अप्पू, चुप क्यों हो गई हो? बोलो, क्यों रोका मुझे? प्रशांत की बात सुन अर्पिता कहती है हम बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले ये बताइए कि रात के 9 बजे आपका कौन सा जरूरी काम रह गया था, वो भी इस बारिश में? जरा हमें भी तो पता चले आपके जाने की वजह। जाने की वजह वो कहते कहते अच्छी करते हुए प्रशांत फिर से छींकने लगते हैं। अच्छी। उन्हें छींक पर छींक आने लगती है और उनकी नाक लाल हो जाती है। माफ कीजिएगा, हम भी ना एक नंबर की पगली हैं। आपको छींके तो पहले से ही आ रही थी और हमने आपको यहाँ छत पर आने को कहा। सॉरी प्रशांत जी, आप चलिए नीचे, हम गर्म पानी लाकर देते हैं, आप बस स्टीम लीजिएगा, आप चलिए। कहते हुए अर्पिता प्रशांत का हाथ पकड़ती है और उसे नीचे लेकर जाती है। प्रशांत तो अर्पिता की इस हरकत पर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं अर्पिता परेशान से बिन सोचे समझे प्रशांत को लेकर जाती है और जाकर हॉल में बिठा देती है। वो हाथ छोड़ आगे बढ़ने को होती है कि फिर से दुपट्टे के कारण उसे रुकना पड़ता है। अर्पिता मुड़ती है और दुपट्टा निकालते हुए बड़बड़ाने लगती है बस तुम्हारी ही कमी थी, अब लगता है हमें अपना पहनावा ही बदलना पड़ेगा। प्रशांत उसके चेहरे की ओर देखते हैं जो उन्हें उस समय दुनिया की सबसे मासूम लड़की का लगता है। अर्पिता दुपट्टा निकाल लेती है और बड़बड़ाते हुए कहती जाती है तुम्हें बस इस पूरी दुनिया में इनका हाथ ही मिलता है उलझने को। ये तो कह भी देते हैं इनका साथ भाग गया, अब इन्हें कैसे समझाए कि ये साजिश तो कायनात की है, हम जानबूझकर थोड़ी कुछ करते हैं। वो रसोई में पहुंच जाती है और पानी गर्म करने रखती है, वहीं दूसरी तरफ काढ़ा बनाने के लिए रख देती है। कुछ ही समय में उसकी दोनों चीजें तैयार हो जाती हैं। वो दोनों चीजें ले जाकर हॉल में बैठे हुए प्रशांत के पास रख देती है और खुद श्रुति के पास से विक्स और टॉवल लाकर वहीं टेबल पर रख देती है। प्रशांत एक बार फिर से फोन उठा लेते हैं और उसे चला रहे हैं। उन्हें व्यस्त देख वो उनके हाथों से फोन छीन लेती है और उसे बंद कर खड़ी हो जाती है। हाय, तुम्हारा यूं मेरी चीजों पर अधिकार जताकर छीनना मुझे अंदर ही अंदर से सुकून दे जाता है, जो मुझे एहसास दिला जाता है कि मेरे लिए तुम्हारे मन में छिपी इन विशुद्ध भावनाओं का। प्रशांत मन ही मन कहते हुए मुस्कुराते हैं। अर्पिता अब मुस्कुराना तो बाद में, पहले स्टीम ले लो फिर ये काढ़ा पी लो, नहीं तो सुबह तक आपकी हालत और खराब हो जानी है। प्रशांत मैं ले लूंगा, तुम टेंशन ना लो और जाकर रेस्ट कर लो। अर्पिता हाँ हम कर लेंगे लेकिन कुछ देर बाद। ओके कहकर वो स्टीम लेने लगते हैं तो अर्पिता वहां से बाकी काम खत्म करके निकल जाती है और कुछ ही मिनटों में सारा काम खत्म भी कर लेती है। प्रशांत स्टीम ले लेते हैं और काढ़े वाला कप ले जाकर रसोई में रखते हैं। अर्पिता जो वहीं काउंटर के पास वाली जमीन पर बैठ कुछ ढूंढ रही होती है सो प्रशांत उसे देख नहीं पाते हैं। वो कप रख मुड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। अर्पिता उठकर देखती है तो भरा हुआ कप देखती है। अर्पिता उसे लेकर बाहर निकलती है तो परम को अपनी ओर आता देखती है। अर्पिता अब तो हम इनसे कुछ ना कह पाएंगे, सोचते हुए वो वापस लौटती है और नोटबुक देख एक नोट लिखती है, प्लीज फिनिश दिस, और वो कप एक बार फिर से ले जाकर प्रशांत के सामने रख देती है। प्रशांत ओहो, मुझे लगा कि तुम आसपास नहीं हो तो जाकर वापस रखाता हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि तुम पिलाकर ही छोड़ोगी। अर्पिता अभी भी लग ही रहा है, कहते हुए वो ट्रे को टेबल पर रख देती है और वहां से चली जाती है। परम जो जा तो रसोई की ओर रहा है लेकिन अर्पिता को देख वहीं रुक जाता है। वहीं अर्पिता बिना कुछ ज्यादा बोले वहां से श्रुति के कमरे में जाकर बैठ जाती है। परम ये भाई को समझना इतना मुश्किल क्यों है? अर्पिता के बिहेव से तो मुझे साफ समझ में आ रहा है, लेकिन भाई ये वैसे तो इतनी बातचीत करते हैं लेकिन इनके सामने जैसे बातें ही खर्च हो गई हो इनकी। अब क्या बेटे परम, चलो ड्यूटी पर चलें, यहाँ पर एक सिरा ना सही उलझा हुआ धागा ही समझ में आ जाए तो बात बने। कहते हुए परम प्रशांत की बताई ड्यूटी पर लग जाता है। वहीं हॉल में बैठे हुए प्रशांत को कप उठाते समय वो नोट दिख जाता है, प्लीज फिनिश दिस, पढ़ते हुए कहते हैं,
वाई नॉट, और एक ही बार में खत्म कर देते हैं। प्रशांत, छोटे मुझे भूख नहीं है, अभी तो मेरे लिए खाना मत निकालना, मैं सोने जा रहा हूँ अभी। आवाज देते हुए वो कहते हैं और जवाब का इंतजार किए बिना वहां से चले जाते हैं।